ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। वेट जितना करना था हो चुका है। आज वेट किया है। कल से जो है हम टाइम पे ही क्लास स्टार्ट करेंगे और टाइम पे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट का वेट चलता है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। नाउ एनवायरमेंट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपके पास जो सिलेबस है, इसमें जो हमें डिस्कस करना है, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर की इंजीनियरिंग करवाने वाला हूँ। तो जो क्वेश्चन आपके पास, जो सिलेबस आपके पास एग्जाम में है, उसके हिसाब से तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो वाटर से रिलेटेड रहेगा। बिकॉज एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें वाटर से रिलेटेड भी है, एयर पोल्यूशन का भी है, आपका नॉइस पोल्यूशन भी आएगा और सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन भी आएगा। और सम एनवायरनमेंट के कंसर्न भी हैं जो एनवायरनमेंट के साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बट एनवायरनमेंट को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टडी करते हैं तो उसमें हमारा वाटर वाला टॉपिक, जो वाटर का डोमेन है सारा, वो हमें डिस्कस करना है। और एयर का है, नॉइस का और सॉलिड वेस्ट का। तो मेरा जो टॉपिक है, जो मैं मेरे को बोला गया है, तो मैं आपको वाटर से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करवाऊंगा यहाँ पर। सो हमारे पास जो हो गए दो मेन टॉपिक्स इसके अंदर होंगे। वन इज द रो वाटर इंजीनियरिंग, और सेकंड जो रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, दो टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमें दो टॉपिक्स को कवर करना है, रो वाटर इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, राइट। अब डोमेन है ये, टॉपिक्स काफी सारे हैं इसके अंदर फ्रेंड्स, बहुत सारे टॉपिक्स अपने को कवर अप करने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर करने हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। तो पीवाईक्यूज भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि देखो, ये इस एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, चाहे जेएसओ का हो चाहे जेडब्ल्यू का क्वेश्चन हो। बाकी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी डिस्कस करेंगे जो ए लेवल में भी पूछे गए हैं। असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स हुए हैं, तो उसके भी अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम हुए हैं, तो हम वो भी कवर अप करते हुए चलेंगे। तो आपको सारे क्वेश्चंस को कवर अप करके चलते हैं, ठीक है। अब अप्रोच क्या रखनी है, कुछ टॉपिक्स की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ टॉपिक्स की पीडीएफ आपको, कुछ टॉपिक्स का जो कंटेंट होगा वो आपको खुद लिखना होगा, ठीक है। तो काफी जगह पे होगा कि मैं आपको पीडीएफ डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूंगा, एक दिन या 2 दिन पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जब आप क्लास में आएंगे तो उस पीडीएफ का प्रिंट आउट लेकर बैठ जाना, और वहीं से मैं आपको हाईलाइट करवाना शुरू करा दूंगा। और कुछ जगह पे हमें खुद लिखना होगा, ठीक है। तो सारी दोनों चीज पैरेलल चलेंगी। तो हम वो एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसको भी बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ पर मैं आपको दूंगा। तो अभी तो हम लिखेंगे, अभी स्टार्टिंग में कुछ टाइम तो हम लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी कहानी को मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये इसकी कहानी आपको नहीं समझ आएगी तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो इसको कहानी की तरह समझते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को, एक बड़ी स्टोरी की तरह। अगर हमें समझ आ गई कि चीजें किस तरीके से चलने वाली है तो वेरी इजिली हम उस चीजों को ग्रैप्स कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एज एन इंजीनियर आपका काम क्या है। कि यहाँ पर आपका एक सिटी है, यहाँ पर आपकी कम्युनिटी है, और आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर पानी की सप्लाई करनी है फ्रेंड्स। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक कम्युनिटी है, एक सिटी हमारी है, और इस सिटी के अंदर हमें पानी की सप्लाई करनी होती है। और जब सिटी में पानी की सप्लाई हम करेंगे तो हम सबसे पहले पता लगाना है कि हमारी सिटी की वाटर डिमांड कितनी है। एक शहर है और आपको बोला गया है कि आप इंजीनियर हैं, और आपको बोला गया कि शहर को पानी की रिक्वायरमेंट है, तो जरा पानी की सप्लाई करो। अब आप सबसे पहले आपको पता ये लगाना होगा कि हमारे शहर को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, हमारी सिटी की वाटर डिमांड क्या है। तो सबसे पहले तो आप वाटर डिमांड चेक करेंगे। जैसे ही आपने वाटर डिमांड का पता लगाया, ओके, कि हमारी सिटी की इतनी वाटर डिमांड है, हमारी सिटी को इतना पानी चाहिए, फिर उस वाटर डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए आप एक सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन से सोर्स को कंसीडर करें। फिर वो आप सोर्स को खोजना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो आपका स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपनी सिटी की वाटर डिमांड पहले कैलकुलेट कर लो। तो जैसे आपने अपनी सिटी की वाटर डिमांड फ्रेंड्स कैलकुलेट कर ली, वाटर डिमांड कैलकुलेट करने के बाद आप एक सोर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एंड सोर्स की अगर हम बात करें, जब हम सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स के लिए काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं जहां पर पानी अवेलेबल है। जैसे सरफेस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर लेक भी है, रिवर भी है, कोई डैम है सर, रिजर्वायर है, पानी स्टोर करके रखा हुआ है हमने। या सब सरफेस की अगर आप बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर है हमारे पास, एक्वीफर्स हैं फिर, तो सर वो भी हमारे एक सोर्स बन सकते हैं। तो जहां पर भी पानी की सफिशिएंट क्वांटिटी प्रेजेंट है तो आप उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, सोर्स कंसीडर कर रहे हैं।
तो आपने सबसे पहले फ्रेंड्स पता लगाना है कि हमारे सिटी की वाटर डिमांड कितनी है, वो आपने पता लगाया। मैं बताऊंगा आपको कैसे पता लगाते हैं। आपने अपनी सिटी की वाटर डिमांड का पता लगाया कि हमारे शहर को इतने पानी की रिक्वायरमेंट है, शहर को इतने पानी की रिक्वायरमेंट है। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको सोर्स चाहिए होगा कि आपके पास दो सोर्स अवेलेबल है। एक सोर्स में पानी ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, कुछ टाइम के लिए पानी मिलता है, और एक सोर्स में पानी हमेशा मिल रहा है। पेरिनियल रिवर की बात अगर करते हैं, एक सोर्स में पानी आपको हमेशा मिल रहा है। तो जिस सोर्स आप आइडेंटिफाई करना है आपको कि जो सोर्स हमारी सिटी की डिमांड को फुलफिल कर सकता है, हम उस सोर्स को कंसीडर करेंगे। तो आपने एक सोर्स कंसीडर कर लिया। अब सोर्स का पानी जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उस सोर्स के पानी को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं कभी भी। जैसे मान लो कि आपके पास एक फ्रेश लेक है। फ्रेंड्स, जो फ्रेश लेक होती है उसको बोलते हैं ओलिगोट्रोपिक लेक्स। अगर आपके पास एक फ्रेश लेक है या आपके पास कोई रिवर फ्लो कर रहा है और रिवर का पानी आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस वाटर को डायरेक्टली यूज करो बिना किसी ट्रीटमेंट के, तो हो सकता है कि आप उसको डायरेक्टली यूज ना कर पाओ, क्योंकि काफी सारी यहाँ पर पैरामीटर्स होंगे, काफी सारी इंप्योरिटीज हमें पानी में देखने को मिल सकती है। जैसे एग्जांपल, हो सकता है कि पानी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, और अगर हमने वो पानी कंज्यूम कर लिया, अगर हमने वो पानी पी लिया है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और हमें वाटर बोर्न डिजीज हो जाती है। पानी की वजह से जो बीमारियां होंगी उसको बोलेंगे वाटर बोर्न डिजीज। तो पानी दिखने में तो साफ था, बट हो सकता है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। कहने का मतलब पहले हमें उसकी टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। क्या वो क्वालिटी पानी की ऐसी क्वालिटी है जो हमें चाहिए? अगर जो क्वालिटी हमें पानी की चाहिए वैसी क्वालिटी अगर हमें सोर्स में मिल रही है, तो हम उस सोर्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। बट अगर हमारे सोर्स में कुछ ऐसे पैरामीटर्स प्रेजेंट है जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। तो सोर्स के बाद जब हम किसी सोर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास सोर्स है, तो सोर्स से पानी को, जैसे एग्जांपल आपने सोर्स के एग्जांपल मैंने बताई, आप सरफेस सरफेस सोर्स कंसीडर कर सकते हैं फ्रेंड्स, या सब सरफेस सोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास है, कोई भी सोर्स आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सब सरफेस सोर्स का एग्जांपल जैसे मैंने एक्वीफर बताया आपको, कि आप एक्वीफर को कंसीडर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सरफेस सोर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, आप किसी रिवर को कंसीडर कर सकते हैं, किसी लेक को कंसीडर कर सकते हैं, किसी रिजर्वायर को कंसीडर कर सकते हैं, डैम वगैरह किसी को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपके सरफेस सोर्स हो सकते हैं। तो आपके पास सोर्स सरफेस भी हो सकता है और सब सरफेस भी हो सकता है फ्रेंड्स। अब जैसे मान लो कि कोई रिवर है, आपने इस रिवर को एज अ सोर्स कंसीडर कर लिया, इस रिवर से पानी को लेकर जाना है। तो रिवर से पानी डायरेक्टली कैसे लेकर जाओगे? थ्रू दी पाइप्स। ठीक है, थ्रू दी पाइप्स, आप पाइप्स लगाएंगे, उन पाइप के थ्रू पानी फ्लो करके आगे जाएगा। तो यहां पर जहां पर रिवर की बाउंड्रीज है, यहां पर पाइप कैसे लगाओगे? तो फ्रेंड्स यहां पर करते क्या है, हम लोग जहां से, जैसे मान लो मुझे इस लोकेशन से पानी को कैरी आउट करना है, तो इस लोकेशन पर रिवर की जो बाउंड्रीज है, यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है। और इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद इजिली हम यहां से पानी को डिराइव कर लेते हैं, इजिली रिवर में से पानी को डिराइव कर लेते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाएंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे इनटेक स्ट्रक्चर। इनटेक स्ट्रक्चर, इनटेक स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाई जाती हैं बाउंड्रीज के ऊपर, जहां से आपको पानी को विड्रॉ करना है, किसी भी सोर्स में से पानी को विड्रॉ अगर करना है। जैसे एग्जांपल, ये रिवर फ्लो कर रही है और इस रिवर के पानी को हमें यूटिलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक जगह जहां पर भी हम, जहां जिस भी लोकेशन से हमें पानी को विड्रॉ करना है, वहां पर हम इनटेक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इनटेक स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम यहां से पानी को लेकर जाते हैं। तो बाय द पाइप्स, हमने नंबर ऑफ पाइप्स यूज करते हैं यहां पर, तो हमने पाइप्स लगाई हुई हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन पाइप्स के थ्रू पानी को आगे लेकर जाते हैं। और जब हम पाइप्स के थ्रू पानी को आगे लेकर जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहां पर पानी अपने आप तो फ्लो नहीं करेगा। जब पानी अपने आप फ्लो नहीं करेगा, तो पानी को एनर्जी देनी पड़ती है। पानी पाइप्स के थ्रू आगे फ्लो करे तो पानी को एनर्जी कैसे देंगे? पानी को एनर्जी देने के लिए हम लोग कुछ डिवाइस यूज करते हैं, जैसे पंप। जैसे डिवाइस का नाम है पंप। तो पंप्स वगैरह यूज किए जाते हैं, पंप्स वगैरह यूज किए जाते हैं पानी को एनर्जी देने के लिए। हम पंप, मोटर ऑन करेंगे, पंप चलाएंगे, और जब मोटर ऑन होगी तो पानी फ्लो करना शुरू करेगा। तो पानी को एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से पानी फ्लो करके आगे जाएगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ही पाइप तो नहीं लगेगी, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है और पाइप की लेंथ हमारे पास कम होती है। तो नंबर ऑफ पाइप्स लगेंगे, तो बीच में हमें जॉइंट्स वगैरह भी बनाने होंगे। तो एक पाइप लगी, फिर दूसरी पाइप, फिर तीसरी पाइप, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स बीच में आएंगे। अब यहाँ पे
डायरेक्टली मैंने जैसे बताया कि आप इस रिवर के पानी को डायरेक्टली सिटी में सप्लाई नहीं करोगे, आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस पानी को लेकर जाते हैं ट्रीटमेंट प्लांट तक। तो हम यहां पर एक ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। तो यहां पर हमने एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और इस पानी को हम लेकर गए अपने ट्रीटमेंट प्लांट में। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हमने बनाया फ्रेंड्स, यहां पर इस ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट हो रहा है पानी का। इस ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट हुआ है पानी का। ट्रीटमेंट होने के बाद इस पानी को आगे लेकर जाएंगे, और ट्रीटमेंट हो गया है पानी का। इस ट्रीटमेंट होने के बाद पानी को हम आगे लेकर गए, और जब हम पानी को आगे लेकर गए तो फिर से फ्रेंड्स डायरेक्टली, अब ट्रीटमेंट हो चुका है, अभी भी डायरेक्टली शहर में सप्लाई नहीं होगा पानी। अब तो सर ट्रीटमेंट हो गया, अब तो करो डायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं होगा। यहां पर हम क्या करते हैं, इस पानी को एक स्टोर करके रखते हैं। पानी को हम स्टोर करके रखेंगे, और यहां पर हम बनाते हैं सर्विस रिजर्वायर। यहां पर हम बनाएंगे सर्विस रिजर्वायर, सर्विस रिजर्वायर। तो यहां पर सर्विस रिजर्वायर बनाए जाते हैं। तो सर्विस रिजर्वायर यहां पर आप बनाएंगे, और जब सर्विस रिजर्वायर बनाओगे उसके बाद सर्विस रिजर्वायर से पानी को आगे लेकर जाते हो शहर में। और यहां पर हमने पाइप्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पाइप्स का जो नेटवर्क आपने बनाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो शहर में इस तरीके से पानी फ्लो करवा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आया सर, अभी आपने बोला कि सर हम रिवर के पानी को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेंगे, तो ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया आपने और वाटर ट्रीटमेंट की जा रही है। ये बात सर समझ आती है, डाइजेस्ट हो चुकी है। लेकिन ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि ट्रीटमेंट प्लांट के बाद आपने सर्विस रिजर्वायर क्यों लगा दिया। तो फ्रेंड्स ये डाइजेस्ट करने के लिए अभी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए इस बात को अभी होल्ड करके रखेंगे, और जब हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो आपके माइंड में ये क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि सर्विस रिजर्वायर क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो इस बात को अभी हम यहीं पर रखेंगे, और इसकी डाइजेशन हमें आगे जाके होगी। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर जब शहर में पानी आएगा, ये शहर में पानी आ चुका है फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमने पाइप्स का एक नेटवर्क बना दिया है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हमारे पास, आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स, डेड एंड सिस्टम, ट्री सिस्टम जिसको बोलते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम होता है, रेडियल सिस्टम होता है। तो नंबर ऑफ सिस्टम्स हमारे पास है, तो कोई ना कोई सिस्टम हमने शहर में यूज किया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे शहर में, हमारे घरों तक पानी आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पानी आता है फ्रेंड्स। सोर्स से लेकर हमारे घरों तक जो पानी आया वो ऐसे नहीं आया, इसके पीछे इंजीनियरिंग लगी है। ये सारी इंजीनियरिंग, इनटेक स्ट्रक्चर से लेकर इस हमारे घर तक जो पाइप्स आई हुई है, लेटरल पाइप्स, तो इनटेक स्ट्रक्चर से लेकर लेटरल पाइप्स तक जो इंजीनियरिंग लगी हुई है, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। और फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं अपने इस टॉपिक में, रो वाटर इंजीनियरिंग। तो जब हम रो वाटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो रो वाटर इंजीनियरिंग में हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं किसकी, रो वाटर की। तो वाटर की इंजीनियरिंग की जा रही है, सोर्स से लेकर हमारे घरों तक पानी की सप्लाई करने, और इसके पीछे कौन कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट्स यहां पर लग रहे हैं उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। अब सर ये रो का क्या मतलब हुआ, आप रो क्यों बोल रहे हैं, क्या मतलब होता है रो का। रो थॉट्स जैसे होते हैं, हम बोलते हैं कि रो थॉट्स हैं, एकदम आपके नए विचार हैं। रो थॉट्स, जैसे रो वाटर का मतलब है फ्रेंड्स, रो वाटर का मतलब होता है कि ये वो पानी है जिसका अभी तक हमने आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं किया है। रो वाटर जो पानी हमें नेचर से मिल रहा है, नेचुरल वाटर भी आप इसको बोल सकते हैं, एकदम नेचुरल वाटर, कि कोई सोर्स था वहां से आपने पानी कंसीडर किया, वो आपका रो वाटर है। आपने उस पानी का अभी तक कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं किया। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड ट्रीटमेंट, हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो जो जिस सोर्स से पानी हम लेकर आ रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट तक लेकर आ रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट से पहले हमने अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो ट्रीटमेंट प्लांट से पहले तक का पानी ये रहेगा आपका रो वाटर, और ट्रीटमेंट प्लांट में आने के बाद इस पानी की क्या हो जाएगी, ट्रीटमेंट हो जाएगी। और जैसे ही ट्रीटमेंट हो जाएगी, अब इस पानी को बोला जाएगा ट्रीटेड वाटर। कहने का मतलब हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो पानी एंटर करेगा वो रो वाटर होगा, और ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी बाहर जाएगा उसको बोला जाएगा ट्रीटेड वाटर। ये बात समझ आती है कि पानी जो एंटर करेगा रो वाटर, और ट्रीटमेंट प्लांट के बाद पानी जो बाहर जाएगा उसको बोला जाएगा ट्रीटेड वाटर। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स हमने पाइप्स लगाई हुई हैं इसको टेक्निकली मेंस बोलते हैं, वाटर मेन। टेक्निकली इनको बोला जाता है वाटर मेंस। वाटर मेन, मेन का मतलब पाइप ही होता है, बट हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, वाटर मेंस बोलते हैं। तो ये हमारी वाटर मेंस लगी हुई हैं। ठीक है, वाटर मेंस यहां पर लगी हुई हैं।
तो सोर्स के इनटेक स्ट्रक्चर, पंप्स, पाइप्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पाइप्स, सर्विस रिजर्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके पास है जो आपको स्टडी करने हैं रो वाटर इंजीनियरिंग में। अब सर क्वेश्चन ये आया कि आपने बोला कि ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि हमने बताया कि आपके पानी की क्वालिटी हो सकता है वैसी ना हो जो आपको चाहिए। ये क्वालिटी कौन डिसाइड करेगा? मैं अगर आपको रिवर में से एक गिलास पानी दूं और मैं आपको बोलूं कि जरा चेक करो क्या ये क्वालिटी इसकी सही है नहीं है, ये क्वालिटी चेक कौन करेगा? कैसे हम पानी की क्वालिटी को बताएंगे? तो ट्रीटमेंट तो उसी की बेसिस पे बताई करेंगे। अगर पानी की क्वालिटी खराब है तो हमें ट्रीटमेंट ज्यादा करनी होगी। पानी की क्वालिटी काफी एक्सटेंड तक साफ है, पानी काफी एक्सटेंड तक साफ है, तो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट कम देना होगा। तो क्वालिटी कौन डिसाइड करेगा? कैसे क्वालिटी को डिसाइड किया जाता है? तो वो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, क्वालिटी। तो उसके लिए हम क्वालिटी पैरामीटर्स की हेल्प लेंगे, जैसे फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर की हेल्प ली जाएगी, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। तो ये क्वालिटी पैरामीटर्स हमारी हेल्प करेंगे पानी की क्वालिटी को एसेस करने में, जो कि मैं आपको बताऊंगा सारे पॉइंट्स। तो यहां पर ट्रीटमेंट करने से पहले फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करने से पहले पानी की क्वालिटी को एसेस किया जाता है। तो ट्रीटमेंट प्लांट से पहले यहां पर फ्रेंड्स पानी की क्वालिटी को एसेस किया जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ वाटर हम यहां पर एक तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है। नाउ अब यहां पर शहर में सर पानी आ गया है, हमारे शहरों में पानी आ गया है, हमें जितने पानी की रिक्वायरमेंट थी उतना पानी आ चुका है। अब क्या होगा? अब जैसे एग्जांपल एक चलता है। मान लो आपको कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने के लिए आपने टैप ऑन किया और टैप से पानी आ गया, आपके घरों में पानी आ रहा है, आपने कपड़े धोने के लिए पानी यूटिलाइज भी किया है। जितना पानी आपको कपड़े धोने के लिए लग रहा है, क्या सारा का सारा पानी यूटिलाइज होता है? आप मशीन में कपड़े धो रहे हैं या मैनुअली कपड़े धो रहे हैं, तो जितना पानी आप यूज कर रहे हैं, तो सारा पानी तो कपड़े धोने के लिए यूज नहीं होता, कुछ ही पानी कपड़े धोने के लिए यूज किया जा रहा है, बाकी सारा पानी तो वेस्ट हो गया ना फ्रेंड्स। वो जो वेस्ट पानी है वो आपके घरों में जो सीवरेज सिस्टम लगे हुए हैं, जो सीवर्स लगे हुए हैं, उनके थ्रू फ्लो करके जा रहा है। तो शहर में जो पानी आया, जिस पानी की रिक्वायरमेंट हमें थी, शहर में उतना पानी आया, हमने उस पानी को यूटिलाइज किया, हमने अच्छे से उस पानी को यूटिलाइज किया। बट जितना पानी आया उतना पानी यूटिलाइज नहीं होता है, सिर्फ 20 से 30% पानी ही यूटिलाइज होता है, सिर्फ 20 से 30% पानी ही यूटिलाइज होता है, और बाकी सारा पानी वेस्ट हो जाता है। अब यहां पर भी एक इंजीनियर की ड्यूटी बनती है कि शहर में जितना भी वेस्ट वाटर है, उस वेस्ट वाटर को कलेक्ट करे और उस वेस्ट वाटर को डिस्पोज करके आए किसी सेफली जगह पे, किसी सेफली लोकेशन पर। वो हम डिस्पोज करते हैं, किसी सोर्स में भी कर सकते हैं या किसी लैंड पर भी डिस्पोज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? शहर में पानी आ गया, शहर में पानी आने के बाद अब हम सिटी से क्या करेंगे? इस सिटी से हमने वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना है। तो सिटी से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए, सिटी से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाए? हमने सीवर्स लगाए, हमने सीवर्स लगाए। तो ये सीवर्स है फ्रेंड्स, दीज आर द सीवर्स। ये है हमारे सीवर। सीवर क्या होती है? पाइप। वाटर मेन्स क्या होती है? पाइप। डिफरेंस क्या है? वाटर मेन में रो आपका वाटर फ्लो कर रहा है, सीवर में भी पानी ही फ्लो कर रहा है, बस ये वेस्ट वाटर है, बस ये कैसा है? वेस्ट वाटर है। तो सीवर, अब सीवर के थ्रू वेस्ट वाटर को कलेक्ट कराएंगे, सिटी से ट्रांसपोर्ट कराएंगे पानी को। अब सीवर के थ्रू पानी फ्लो करके जा रहा है, पानी फ्लो करके जाएगा। अब ये यहां पर भी डिस्पोज करने से पहले ट्रीटमेंट की जाती है, और यहां पर हमने लगाए होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या बोला मैंने? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां पर लगाए जाते हैं फ्रेंड्स। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद जब ट्रीटमेंट हो जाएगी वेस्ट वाटर की, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करने के बाद इसको हम फाइनली डिस्पोज कर देंगे, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, और उसको हम बाद में डिस्पोज कर देंगे, सीवेज की डिस्पोजल कर देंगे। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर जब हम बात करते हैं कि सर आपने ठीक है ये बात बोली है कि हम पहले ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट करने के बाद डिस्पोज करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 कि सर जब डिस्पोज करना ही है तो ट्रीटमेंट प्लांट क्यों लगा रहे हो, इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो इसके पीछे की कहानी है जो अभी तो नहीं आएगी, मैं बाद में बताऊंगा एक एक पॉइंट आपको, कि डिस्पोज ही करना था। यहां तो सर समझ आता है कि यहां पर पानी को कंज्यूम करना है, हमें पानी चाहिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो ट्रीटमेंट समझ आती है। बट यहां पर जब डिस्पोजल की जा रही है वेस्ट वाटर की, भाई आपने किसी सोर्स में डिस्पोज कर दिया है या किसी लैंड पर डिस्पोज कर दिया है, तो ट्रीटमेंट प्लांट क्यों बनाया है? ट्रीटमेंट क्यों की जा रही है? इसकी क्या रीजन होगा इसका? तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रीजन होगा। एक इंपॉर्टेंट रीजन है, काफी इंपॉर्टेंट है, और
ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स फुलफिल नहीं होती है, प्रॉब्लम्स अभी भी रहती है, काफी एक्सटेंट तक प्रॉब्लम्स कम तो कर देते हैं, बट काफी एरियाज में प्रॉब्लम स्टिल अभी भी देखने को मिलती है। तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, फिर डिस्पोजल करते हैं, अभी मैं बताऊंगा बाद में आपको। अब इसके पीछे की जो इंजीनियरिंग होगी कि शहर से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना, उस वेस्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, उसको ट्रीटमेंट करना, फिर उसको डिस्पोज करना, इसकी इंजीनियरिंग हम स्टडी करेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर। तो दो टॉपिक है फ्रेंड्स जो हमें कवर करने हैं, एक रो वाटर इंजीनियरिंग, दूसरा है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। अब जो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है बस वही हमारा सिलेबस है, वही हमारा सिलेबस है। अगेन, ट्रीटमेंट से पहले यहां पर क्या चेक की जाएगी? क्वालिटी। जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट से पहले क्या चेक करते हैं? क्वालिटी। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग बच्चे। यहां क्वालिटी वेस्ट वाटर की होगी, क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। यहां हम वेस्ट वाटर की क्वालिटी को असेस करेंगे, और यहां जब हम क्वालिटी लिख रहे हैं तो यहां क्वालिटी लिखेंगे रो वाटर की, क्वालिटी ऑफ रो वाटर। नाउ फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है रो वाटर इंजीनियरिंग, और फ्रेंड्स ये वाला हमारा टॉपिक है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, दो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। अभी मैंने थोड़ी सी आपको कहानी बताई इस तरीके से। नाउ यहां पे हमारे सोर्स से लेकर सिटी तक जो पानी सप्लाई करना है, सोर्स से लेकर सिटी तक जो पानी सप्लाई करना है, सोर्स से लेकर सिटी तक जो हम पानी सप्लाई कर रहे हैं, इसके पीछे की ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ये हमें डिजाइनिंग करने हैं। इस पूरे कंपोनेंट्स को, सारे कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर दें, इसको बोलते हैं रो वाटर स्कीम। दिस इज टर्म्ड एज द रो वाटर स्कीम। इसको क्या बोला जाता है? रो वाटर स्कीम। स्कीम का मतलब योजना। अब आप इंजीनियर है और आपको बोला गया है कि आप इस सिटी के लिए रो वाटर स्कीम डिजाइन करो, तो आपका काम क्या है? अगर आपको बोला गया है कि रो वाटर स्कीम डिजाइन करो, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका काम है, आपको इस सिटी में पानी की सप्लाई करवानी है। और जब आप पानी की सप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको ये सारे प्रोसेस समझ आने चाहिए, ये सारे प्रोसेसेस का पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द रो वाटर स्कीम। और रो वाटर स्कीम के कंपोनेंट्स क्या है? इनटेक स्ट्रक्चर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सर्विस रिजर्वायर, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, क्वालिटी ऑफ द वाटर, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमने नेटवर्क ऑफ पाइप्स लगाए हैं, जॉइंट्स की बात करेंगे, वोल्व्स की बात करेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं रो वाटर स्कीम के। और यहां पर जब आप बात करते हैं कि शहर से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रीटमेंट देनी है, क्वालिटी निकालना है, ट्रीटमेंट देना है और डिस्पोज करना है, इसको बोलते हैं सीवरेज सिस्टम। कि आप अपने सिटी के लिए एक सीवरेज सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। अब वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सेपरेट सीवरेज सिस्टम होता है, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम होता है, ये सब चीजें होती हैं। पार्शियल सेपरेट सीवरेज सिस्टम भी होता है एक, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स ये रो वाटर स्कीम है हमारा, और ये हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग होगा। तो रो वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। रो वाटर इंजीनियरिंग में एक पॉइंट मैंने जो आपको बताया, रो वाटर स्कीम। और रो वाटर स्कीम में रो वाटर का मतलब मैंने आपको तो बताया, दिस इज द नेचुरल वाटर। अगर हम रो वाटर की बात करेंगे तो रो वाटर को क्या बोला जाएगा? नेचुरल वाटर। ये हमारा नेचुरल वाटर है, या आप स्लैश डाल के आप ऐसे लिख सकते हैं, वाटर विच इज नॉट बीइंग आर्टिफिशियली ट्रीटेड, water which is not treated, not treated artificially, not treated artificially, जिसका अभी तक कोई आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? रो वाटर बोलेंगे। नाउ फ्रेंड्स, ये स्क्रीन है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसके सिलेबस को बताऊंगा। जिस तरीके से बताया फ्रेंड्स उसी तरीके से नोट कीजिएगा, एक एक पॉइंट को उसी तरीके से लिखिएगा। और जब नोट हो जाए तो एक बार मैसेज कर देना, डन सर। डन बोल देना, या डी लिख देना, सिंपल, वो भी समझ आ जाता है। डन भी लिख सकते हो पूरा, कमेंट कर देना एक बार। इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। फिर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस यही है जो मैंने लिखा है यहाँ पर।
हो गया फ्रेंड्स? चलो, संजय विशाल हो गया है, चेतन आप भी बता दो। देव एंड चेतन। ओके। ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस में थोड़ा सा इसमें लिखवा देता हूं कि हमें करना क्या क्या है। आप ऐसे ही, अगर स्पेस है आपको आपके पेज पे, अगर नीचे स्पेस है, नहीं तो हम अलग से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो रो वोटर के लिए मैं सिलेबस बता देता हूँ। रो वोटर इंजीनियरिंग के लिए फ्रेंड्स जो हमारा सिलेबस रहेगा, जो हमें पढ़ना है टॉपिक्स, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप साथ साथ लिखना चाहो फ्रेंड्स, सिलेबस साथ साथ लिख सकते हो। इसमें समझने वाला नहीं है, बस सिलेबस है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप स्लैश डाल के वेस्ट वाटर का भी लिख सकते हैं, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, राइट। नाउ फ्रेंड्स, रो वाटर इंजीनियरिंग में जो आपका सिलेबस है, फर्स्ट हम, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप अपनी सिटी की क्या चेक करेंगे, वाटर डिमांड। आपके शहर को टोटल कितना पानी चाहिए, ये आपको चेक करना होगा। तो पहले तो यही समझेंगे सर, ये वाटर डिमांड कैसे चेक करते हैं, कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, है ना। अपने आप पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर वाटर डिमांड के बाद हम जो है, वैसे तो यहां पर अगर बात करें, सोर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, बट सोर्स जो है आपका एक हाइड्रोलॉजी का टॉपिक बनता है। हाइड्रोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम सोर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने अभी तक पीवाईक्यूज अभी ये जो है देखा नहीं है कि सोर्स का अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा, अगर मुझे कोई एक्वीफर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया हो, या कोई भी पॉइंट ट्यूबवेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, थीम्स थ्योरी का हो, ड्यूपिस थ्योरी का हो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आया होगा, तो मैं आपको सोर्स लास्ट में कंप्लीट जरूर करवा दूंगा। अगर कोई फ्रेंड्स अभी तक कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया हो तो हम सोर्स नहीं करेंगे। अभी मैंने पीवाईक्यूज आपका देखा नहीं है सोर्स रिलेटेड, एयर पोल्यूशन के तो मैंने देखे हैं, वाटर पोल्यूशन का भी नहीं देखे फ्रेंड्स, तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा सोर्स का भी अगर हमें करना होगा तो, ठीक है। उसके बाद हम क्वालिटी की बात करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले क्या होती है, क्वालिटी। तो हम क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे, रो वाटर, क्वालिटी ऑफ रो वाटर। फिर क्वालिटी के बाद हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेंड्स ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। रो वाटर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रो वाटर। ट्रीटमेंट के बाद हम लोग स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें सर्विस रिजर्वायर भी आपका कवर हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अगर आप अंडरलाइन करके इसमें कुछ पार्ट्स अगर लिखना चाहे, जैसे इसमें सर्विस रिजर्वायर का टॉपिक हो जाएगा, एक सर्विस रिजर्वायर का टॉपिक हो जाएगा। इसमें टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएंगे फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हो जाएंगे इसके अंदर। और इसमें हम नंबर ऑफ जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करेंगे, टाइप ऑफ जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स हो गया, या वोल्स होंगी, वोल्स हो गया, कॉमा डाल देंगे, स्लैश नहीं लिखेंगे, कॉमा डाल के, वोल्व्स, जॉइंट्स हो गया, वोल्स हो गया, एंड पाइप्स, टाइप ऑफ पाइप्स, ठीक है। ये सब हम कवर कर लेंगे इसके अंदर। तो ये हमारा रो वाटर इंजीनियरिंग का सिलेबस है। उसके बाद अगर हम वेस्ट वाटर की बात करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर थोड़ा सा वेस्ट वाटर के लिए इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्ट वाटर, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट वाटर, कि हमारा वेस्ट वाटर के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया जाएगा कि क्या होता है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद क्वालिटी की बात होगी, यहां पर क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, ट्रीटमेंट से पहले क्वालिटी होती है, फिर ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के बाद हम लोग यहाँ पे डिस्पोजल की बात करेंगे फ्रेंड्स, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। एंड एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा सीवर्स के बारे में, डिजाइन ऑफ सीवर, है ना, क्योंकि सीवर्स ही तो हैं जो हमने लगाए हुए हैं, उसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन करेंगे उतना ही जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सिलेबस टॉपिक्स हमने सारे कवर करने हैं, बट कवर करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप उसकी टेंशन ना लो। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द सिलेबस, तो रो वाटर इंजीनियरिंग का एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब आपको ये सिलेबस अब समझ आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको कहानी बताई उस स्टोरी के कोरस्पोंडिंग अब आपको ये सिलेबस भी समझ आ रहा होगा कि ठीक है सर, इस तरीके से चीजें चलेंगी और ये हमको कवर करना है, ठीक है। चलो,
नोट कर लिया होगा आपने। तो टॉपिक 1 स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, वाटर डिमांड। तो टॉपिक 1 हमारे पास रहेगा फ्रेंड्स, चलो वाटर डिमांड। ना हेडिंग लिखेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 1 वाटर डिमांड। वाटर डिमांड टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है? वाटर डिमांड। हमने क्या पता लगाना है कि हमारे सिटी की डिमांड कितनी है, हमारे शहर को कितना पानी चाहिए, हमारे शहर को कितना पानी चाहिए, दैट इज द वाटर डिमांड। नाउ फ्रेंड्स, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप थोड़ा सा विजुलाइज करना। मैंने आपको बोला कि आप अपने शहर के लिए रो वाटर स्कीम डिजाइन करो, तो पहले पता लगाओ आपके सिटी को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। तो आप पहले चेक करोगे आपके शहर में पानी कहां कहां यूज होता है, यूटिलाइजेशन कहां कहां पर है हमारे शहरों में। अगर हम बात करें, मैं अपने शहर की बात करता हूं, आप अपने शहर की बात करो, तो इमेजिन करो कि आपके शहर में पानी कहां कहां यूज होगा। तो आपके माइंड में पहला आएगा हमारे घरों में पानी सर यूज होता है, कपड़े धोने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, बाथरूम में, किचन में, पीने के लिए, बाथिंग करने के लिए। तो हमारे घरों में सर पानी यूज होता है, तो इसको बोल देते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड। इसको क्या बोल देते हैं? डोमेस्टिक वाटर डिमांड। कि हमारे सिटी में, हमारे शहर में जो पानी यूज हो रहा है, एक तो हमारे घरों में हमारे डोमेस्टिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। तो पहली आती है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। और पानी कहाँ यूज हो रहा होगा? और पानी, फिर आप बोलोगे सर और पानी जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज में लोग जाते हैं, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन हो गए, आपके पुलिस स्टेशन वगैरह हो गए, इन सब में पानी की रिक्वायरमेंट होगी। इसको बोल देते हैं फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। ये सारे इंस्टीट्यूट्स में कवर हो जाते हैं, ये सारी चीजों को हम इंस्टीट्यूट्स में कवर कर देते हैं। तो एक तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो डोमेस्टिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होता है, एक बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई सारी चीज कवर करके उसको बोल देते हैं इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। ठीक है सर, दो और कहां यूज होता है सर फ्रेंड्स पानी? और सर हमारी सिटी में ना कुछ इंडस्ट्रीज भी होंगी, और उन इंडस्ट्रीज में भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उन इंडस्ट्रीज में भी फ्रेंड्स पानी की रिक्वायरमेंट होगी। आप जैसे पेपर इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, पेपर इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है। आप बाकी सारी इंडस्ट्रीज को कंपेयर करोगे, पेपर इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। आप शुगर इंडस्ट्री की बात करो, सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। जैसे लेदर इंडस्ट्री है, कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो आपके पास एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है, सबके अंदर भी सबको पानी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है सर, तो एक होगी डोमेस्टिक वाटर डिमांड, एक इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, एंड थर्ड वन इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रीज की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करवाना है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। और कहां हो सकता है? और पानी कहां यूज हो सकता है? और पानी सोचो फ्रेंड्स, और कहां यूज हो सकता है? सर और पानी यूज होगा जैसे हम जहां पर रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पर पार्क है, और सर पार्क में पानी, पानी की सप्लाई करनी होगी पार्क में, क्योंकि गार्डनिंग जिसको हम बोलते हैं, पेड़ पौधों को पानी चाहिए होगा ना। तो सर वहां पे, सर हमारे घर के सामने जो रोड्स वगैरह हैं उसकी सभी सफाई करनी होती है, तो पानी वहां भी चाहिए होता है सर। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह हैं तो पानी वहां भी चाहिए होगा। तो इसको बोलते हैं वाटर फॉर पब्लिक यूज। इनको क्या बोलते हैं? वाटर फॉर पब्लिक यूज। कि पब्लिक यूज के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अब कौन कौन सी डिमांड होगी? घरों में जो पानी की रिक्वायरमेंट आ रही है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स में हमने जो कवर कर लिए सारे, स्कूल, हॉस्पिटल, आपके रेलवे स्टेशन हो गया, आपके पास एयरपोर्ट हो गए, ये सब चीजें, कमर्शियल बिल्डिंग्स होगी जो भी, वो हमने कवर कर लिया, वो आ गया आपका इंस्टीट्यूशनल में। थर्ड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, जितने भी इंडस्ट्रीज होंगी वो भी कवर हो गया। फिर मैंने ये भी कवर कर लिया वाटर फॉर पब्लिक यूज, कि गार्डनिंग करने के लिए या रोड्स की सफाई करने के लिए पानी की जहां रिक्वायरमेंट हो रही है। ये 4 पॉइंट्स में समझ आते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी सिटी की वाटर डिमांड है। यहां पर हम चेक करते हैं कि इतना डोमेस्टिक नीड्स, घरों में कितना पानी यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज में कितना पानी यूज हो रहा है। अब थोड़ा सा फोकस करना, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखने की ट्राई करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने की ट्राई करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या करते हैं, ठीक है, अभी लिखना मत फ्रेंड्स, कुछ भी मत लिखना, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए किस तरीके से लिखना है। अभी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। जैसे मान लो फ्रेंड्स ये आपकी सिटी है, ये आपकी सिटी है, पर आपने क्या किया? ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन करना है। तो आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, और ऑब्जर्वेशंस आपने पूरे 1 साल की करनी है। 365 डेज, 365 डेज की आपने ऑब्जर्वेशंस करनी है।
आप अपनी सिटी में ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं कि इस शहर में, जो आपका शहर है, उसमें पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसमें आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक नीड्स, डोमेस्टिक वाटर डिमांड इतनी है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, आपने सबको जोड़ के बता दिया, आपने सबको जोड़कर ऑब्जर्वेशन करके आंसर दिया। तो आपने पहले दिन ऑब्जर्वेशन किया, एक आंसर आया। ये 1 जनवरी को मान लो आपने काम करना शुरू किया है, 1 जनवरी को एक वैल्यू मिलेगी, फिर 2 जनवरी को आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी, 3 जनवरी को तीसरी वैल्यू मिलेगी, एंड सोन, ऐसे चलते 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 लास्ट 31 दिसंबर हो आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो आपने टोटल 1 ईयर की ऑब्जर्वेशन की फ्रेंड्स। आपने बोला कि सर हमारी सिटी को 1 जनवरी को इतना पानी चाहिए, 2 जनवरी को इतना पानी चाहिए होता है, 3 जनवरी को इतना पानी चाहिए होता है। तो इसमें सारे डेज हमने कवर कर लिए, आप 31 दिसंबर तक पहुंच गए, पूरा एक साल आपने कवर कर लिया, ऑब्जर्वेशंस किया। तो आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज हो चुकी हैं? 365 वैल्यूज, क्योंकि आपने टोटल 365 दिन तक ऑब्जर्वेशन किया है। तो आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी आ गई हैं? 365। तो टोटल वैल्यूज या टोटल डिमांड जो आपको मिल गई है, टोटल डिमांड, या टोटल डिमांड ना लिखूंगा यहाँ पे, वैल्यूज लिखता हूं मैं। टोटल वैल्यूज जो फ्रेंड्स आपको मिलेंगी वो मिलेंगी 365। बात सही है, टोटल वैल्यूज 365 मिल गई है, आपने सारी वैल्यूज को देखा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, सिंपल सा सीधा साधा सा क्वेश्चन कर रहा हूं। मेरे को यह बता दो, आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है, आप मेरे को बता दो, आपकी सिटी को, आपके शहर को पूरे साल में कितना पानी चाहिए? आप बोलोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूरे एक एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन किया है, और आप ये पूछ रहे हैं कि हमारे शहर को पूरे साल में कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, पूरे साल की डिमांड कितनी है हमारी सिटी की। आप बोलोगे सर सबको जोड़ दो, सारी वैल्यूज को जोड़ दो, इस दिन की डिमांड प्लस इस दिन की डिमांड प्लस इस दिन की डिमांड, आपने टोटल 365 वैल्यूज को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आया, आपने मेरे को बताया कि सर ये हमारी सिटी की एक एनुअल डिमांड है, हमारे सिटी को पूरे एक साल में टोटल इतना पानी चाहिए, दिस इज द एनुअल डिमांड ऑफ आवर कम्युनिटी। बात सही है। तो यहां पर फ्रेंड्स एक पैरामीटर है जिसको हम बोलेंगे एनुअल डिमांड। लिखना नहीं है, मैं बताऊंगा बच्चे लिखना कैसे, अभी लिखना नहीं है। तो यहां पर हम एक बोलेंगे एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड, और उसको हमने बोल दिया डिमांड को फ्रेंड्स ड्राफ्ट भी बोल देते हैं कई बारी, एनुअल डिमांड बोल दो या इसको ड्राफ्ट भी बोल देते हैं। इसको हमने लिख दिया वी, मैंने मान लिया वी है। अब वी की यूनिट नहीं लिख रहा हूं, जैसे यूनिट लीटर भी हो सकता है, मीटर क्यूब भी हो सकता है, मिलियन लीटर भी हो सकता है फ्रेंड्स, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, अभी वी लिखा। तो हमारी सिटी की जो डिमांड है पूरे साल की, वो क्या है, उसको बोल देंगे एनुअल डिमांड। तो एनुअल डिमांड जो वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे शहर को पूरे साल में कितना पानी चाहिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन ए ईयर बाय द कम्युनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी इन ए ईयर, इन ए ईयर, पूरे साल में, पूरे साल में हमारे शहर को कितना पानी चाहिए, वो है वी। ये आपने कैसे बताया? ऑब्जर्वेशन करके। ये बात समझ आती है? क्लियर है पॉइंट? अब इसी वैल्यू को, अब मैं सुनना आराम से, अब मैंने एक चीज तो आपने बता दी कि सर हमारे शहर को पूरे साल में वी पानी चाहिए, वी वो पानी चाहिए, यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूं। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे ये बता दो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपका नाम लेकर अगर बुलाऊं, जैसे हमारी क्लास में विशाल बैठे हैं, संजय है, देव है, चेतन है, जैसे, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मान लो मैं चेतन से पूछ रहा हूं कि चेतन आप मुझे बताओ, आपने अपने सिटी में पूरे साल के लिए आंसर निकाल दिया है, आपने बोला कि सर हमारे सिटी को पूरे साल में वी पानी चाहिए, वी यूनिट का पानी चाहिए, यूनिट कुछ भी हो सकती है, अभी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे। चेतन आप मुझे बताओ ऑन एन एवरेज एक दिन के लिए आपके सिटी को कितना पानी चाहिए होगा? ऑन एन एवरेज एक दिन की डिमांड क्या होगी आपके शहर की? आप क्या आंसर देंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। चेतन आपके पास बोलने का भी ऑप्शन, आप बोल भी सकते हैं। ऑन एन एवरेज एक दिन की डिमांड अगर आपको निकालनी हो आपकी सिटी की, वो कैसे बताओगे आप? ऑन एन एवरेज, बिल्कुल सही बताया आपने, डिवाइडेड बाय 365, बिल्कुल सही है चेतन, डिवाइडेड बाय 365। कि अगर मैं इस वैल्यूज को, ये जो वैल्यू वी आई है, इस वी को अगर मैं 365 से डिवाइड कर देता हूं फ्रेंड्स, तो मुझे जो आंसर मिलेगा उसको हम बोलेंगे, अगर मैं वी को 365 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये जो वैल्यू आई, दिस इज द डेली डिमांड। ये एक दिन की डिमांड है, बट ये एक दिन की डिमांड एवरेज है, बट ये एक दिन की डिमांड एवरेज वाली वैल्यू है। अब ये एवरेज जो आपने लिया है, ये पूरे साल का लिया है,
तो इसको बोलेंगे एनुअल एवरेज। तो इसको लिखा क्या जाएगा, इसको लिखा जाएगा एनुअल एवरेज डेली डिमांड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड, इसको लिखा जाएगा एनुअल एवरेज डेली डिमांड। डेली डिमांड, डिमांड बोल दो या आप इसको क्या बोल दोगे, ड्राफ्ट बोल दोगे। एनुअल एवरेज डेली डिमांड V/365। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ सिटी इन ए डे, एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होगा, क्वांटिटी एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर, एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए सिटी, बाय ए सिटी इन ए डे, एक दिन में, एक दिन में ऑन एन एवरेज हमारे शहर को कितना पानी चाहिए, एक दिन की डिमांड क्या होगी हमारे सिटी की ऑन एन एवरेज। ये एवरेज वैल्यू बता रहे हो, वैसे तो अलग अलग वैल्यूज होंगी, 1 जनवरी को अलग वैल्यू है, 3 जनवरी को अलग वैल्यूज मिलेगी, गर्मियों में के सीजन में, समर सीजन में डिमांड ज्यादा होगी हमारी सिटी की, विंटर सीजन में डिमांड कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। तो ऑन एन एवरेज एक दिन की डिमांड आपने बोला V/365, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए सिटी इन ए डे। अब एक और वैल्यू, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यहां पर। अब की बार मेरा क्वेश्चन जो है वो देव से रहेगा। देव, अब की बार मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वो ये है, मुझे आप ये बताइएगा, इस ये जो हमने वैल्यू लिखी V/365, V क्या है, टोटल एनुअल डिमांड हमारे सिटी की, और V/365 एनुअल एवरेज डेली डिमांड। एनुअल क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि सर हमने 365 से डिवाइड किया है, क्योंकि हमने 365 से डिवाइड किया, तो हमने जो एवरेज लिया है वो टोटल 365 वैल्यूज का लिया है, तो एनुअल लिखा हमने, एनुअल एवरेज डेली डिमांड हमने लिखा है यहाँ पे। नाउ देव, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं इस वैल्यू को, ये जो V/365 है, इस वैल्यू को अगर मैं पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं तो क्या ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी? अभी तो इसका आंसर कुछ ना कुछ बड़ा ही मिलेगा। अगर मैं इसको पॉपुलेशन से, जो हमारे सिटी की प्रेजेंट पॉपुलेशन है, अगर मैं उस प्रेजेंट पॉपुलेशन से डिवाइड कर देता हूं तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो मैं इस वैल्यू को छोटा बनाना चाह रहा हूं ताकि मैं इसको इजिली समझ सकूं, इसको इजिली बोल सकूं, तो आंसर मुझे रीडेबल फॉर्म में मिले। रीडेबल फॉर्म में अगर आंसर चाहिए देव, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, V/365 जो आपका एवरेज डेली डिमांड था, आपने इसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, पॉपुलेशन से। P क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, P आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, P इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये प्रेजेंट लिखा बच्चे मैंने, प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो देव, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस चीज को क्या बोला जाएगा? V/365 तो हमें समझ आ रहा है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। अगर आप इस वैल्यू को पॉपुलेशन से भी डिवाइड कर दोगे, अब आप इसको क्या बोलोगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा देव। ये आप कोई भी कमेंट कर सकता है, मैं सिर्फ देव से नहीं पूछ रहा हूं, संजय भी है और भी बच्चे क्लास में है, आप कोई भी कमेंट करके बताइएगा इस वैल्यू को अब क्या बोल सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसको प्रेजेंट पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं इस वैल्यू को, अब इसको नाम क्या दे सकते हैं? पर पर्सन डेली डिमांड, चेतन ने बताया पर पर्सन डेली डिमांड। पर कैपिटा एनुअल डिमांड, विशाल ने बताया पर कैपिटा एनुअल डिमांड। देखो विशाल, पर कैपिटा तो ठीक है, पर पर्सन बोल दो या पर कैपिटा एक ही बात है, वो तो ठीक है। विशाल, आपने बोला पर कैपिटा एनुअल डिमांड, क्योंकि आपने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो आपने बोल दिया पर पर्सन, बिल्कुल सही बात है। बट फ्रेंड विशाल, ये पर पर्सन जो है वो तो इसका है ना, पर पर्सन, और ये वाली डिमांड एनुअल डिमांड नहीं है ना, ये वाली डिमांड तो आपकी डेली डिमांड है, ये तो आपकी एवरेज डेली डिमांड है। तो आप इसको क्या लिखोगे, दिस इज रिटन एज द एनुअल एवरेज, एनुअल एवरेज, एनुअल एवरेज पर कैपिटा, पर कैपिटा बोल दो, पर पर्सन बोल दो, पर हेड बोल दो, एक ही बात है, पर इंडिविजुअल बोल दो चाहे, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। ठीक है विशाल, क्योंकि ये V/365 लिखा है ना हमने, तो एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड, दिस इज द एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। देव ने भी बिल्कुल सही बताया, पर पर्सन डेली डिमांड। तो दिस इज द एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड, वो ये वाली वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स, ये 3 पैरामीटर, ये चीज मैंने जो आपको बताई यहां पर, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी यूनिट को लीटर मान के चलता हूं, V की यूनिट को मान लो लीटर है, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, लीटर पर डे, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, लीटर पर कैपिटा पर डे, LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे LPCD। इस बात का मतलब ये हुआ, हमारे पास जो भी डिमांड होगी, जो भी वैल्यूज होगी, हम उसको पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर दें तो हमें वो आंसर एक सिंगल पर्सन की फॉर्म में मिल जाएगा।
हमें वो आंसर एक सिंगल पर्सन की फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम अपनी वैल्यूज को छोटा करने के लिए, ताकि उसको एक रीडेबल फॉर्म में पढ़ा जा सके, हम उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एलपीसीडी, लीटर पर कैपिटा पर डे। एक तो वैल्यू छोटी होगी, पहला एडवांटेज, वैल्यू छोटी हो गई है, रीडेबल फॉर्म में आ गया, अब आप इसको इजिली बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है इसका। तो लीटर पर कैपिटा पर डे, तो ये तीन पैरामीटर मैंने आपको बताए, एनुअल डिमांड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। टॉपिक का नाम था वाटर डिमांड, टॉपिक का नाम है वाटर डिमांड। हमें पता करना है कि हमारे सिटी में, हमारे सिटी की डिमांड कितनी है, हमारे शहर को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए ऑब्जर्वेशन किया, 365 दिन का टोटल 365 वैल्यूज आ चुकी है, और वी बाय 360, ये सब पैरामीटर्स आपने निकाले। अब इसका यूज होगा, इसका यूज होगा। अब हम यहां पर देख रहे हैं, अब आपको वैल्यूज देखो, प्रैक्टिकली तो फ्रेंड्स आपको वैल्यूज ऑब्जर्वेशन से मिलेगी, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कोड की हेल्प लेंगे। तो कोड जो आपको बताएगा कि कोड ने जो आंसर आपको दिया है, आप उसके रिस्पेक्ट में ही आंसर लिख कर आएंगे। अब कोड में कैसे वैल्यूज लिखी गई हैं, अगेन यहां पर भी ऑब्जर्वेशन से ही लिखा गया है। कोड ने अपने आप में नहीं लिखा है, ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, ऑब्जर्वेशन किया गया है, काफी सारी सिटीज में ऑब्जर्वेशन हुआ है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद यहां पर कुछ कोड ने वैल्यूज लिख दी है और आपको बोल दिया, आपको ये वैल्यूज प्रोवाइड करवा दी। तो मैं आपको एक एक करके डिमांड बता रहा हूं, ये कुछ नहीं लिखना, ये बाद में लिखेंगे, इसे समझाने के लिए, अभी और भी समझाऊंगा इसमें टॉपिक्स में। नाउ यहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे वाटर डिमांड में फर्स्ट पॉइंट कि कौन कौन सी डिमांड होती है। तो यहां पर पहले एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लेते, डिमांड ऑफ एनी सिटी, चैप्टर 1 ऊपर लिखा हुआ हमने वाटर डिमांड, उसके नीचे मैं ये लिखवा रहा हूं, डिमांड ऑफ एनी सिटी कंसिस्ट ऑफ, डिमांड ऑफ एनी सिटी कंसिस्ट ऑफ, डिमांड ऑफ एनी सिटी कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट वाटर, फर्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, फर्स्ट पॉइंट को बोलेंगे डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड शॉर्ट करके DWD भी लिख सकते हैं इसको, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। इसका क्या मतलब होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डोमेस्टिक नीड्स, डोमेस्टिक नीड्स को सेटिस्फाई करवाने के लिए जो भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी उसको डोमेस्टिक वाटर डिमांड बोला जाएगा। तो लिख लो इसके अंदर, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई, to satisfy domestic needs, to satisfy domestic needs, to satisfy domestic needs, amount of water required to satisfy domestic needs। now अब ठीक है सर, डोमेस्टिक नीड्स एग्जांपल भी लिखना तो लिख लो एग्जांपल, लाइक डोमेस्टिक नीड्स लाइक कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, एटसेट्रा, है ना, एटसेट्रा, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, एटसेट्रा, बस एटसेट्रा में लिख दिया। तो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डोमेस्टिक नीड्स। अब कोड के हिसाब से, कोड क्या बोलता है कि आपको कितना डोमेस्टिक वाटर डिमांड कंसीडर करके चलना है, तो नीचे लिखेंगे एज पर कोड, एज पर कोड, और कोड जो फ्रेंड्स हमारे पास है वो है IS 1172। एज पर द कोड, एज पर द कोड डोमेस्टिक वाटर डिमांड DWD, एज पर द कोड डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो आपको कंसीडर करना है वो कितना कंसीडर करेंगे, एज पर द कोड व्हाट इज द डोमेस्टिक वाटर डिमांड, 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे, 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो ये जो यूनिट लिखी, ये समझाने के लिए मैंने बताया, यहां पर हमने क्या किया, हमने डोमेस्टिक डिमांड्स ऑब्जर्वेशन की कि एक पूरे साल में डोमेस्टिक नीड्स क्या है हमारी सिटी की, हमने वी वैल्यू निकाली सिर्फ डोमेस्टिक की, ओनली डोमेस्टिक की। फिर हमने वी को 365 से डिवाइड किया, एक एवरेज वैल्यू आ गई है, फिर उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, तो पर पर्सन की टर्म में हमने आंसर दे दिया कि ऑन एन एवरेज एक दिन में एक इंसान की जो डोमेस्टिक नीड्स है वो इतने पानी की होती है। ऑन एन एवरेज एक दिन में एक इंसान की जो डोमेस्टिक नीड्स होती है वो इतनी होती है, 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो ये जो यूनिट आई लीटर पर कैपिटा पर डे, अगर मैं इसको पॉपुलेशन से डिवाइड नहीं करता तो यहां पर ये वैल्यू बहुत ज्यादा चली जाती। इसको छोटा बनाने के लिए हमने पॉपुलेशन से डिवाइड किया, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज मैं बताऊंगा आपको बाद में, इसका दूसरा एडवांटेज क्या निकल कर आता है। तो लीटर पर कैपिटा पर डे। अब यहां पर देखो आप वेरिएशन, अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये वेरिएशन क्यों आ रहा है,
अगर आपने बोला कि हमने ऑब्जर्वेशन किया है, डोमेस्टिक डिमांड को चेक किया है, तो वेरिएशन क्यों आ रहा है? तो वेरिएशन फ्रेंड्स इसलिए आया क्योंकि कम्युनिटीज में कुछ ऐसी कम्युनिटीज होंगी जो एलआईजी कॉलोनीज होंगी, कुछ ऐसी कॉलोनीज होंगी जो एचआईजी कॉलोनीज होंगी। एलआईजी का मतलब होता है फ्रेंड्स लोअर इनकम ग्रुप, एचआईजी का मतलब है हायर इनकम ग्रुप। तो जो हायर इनकम ग्रुप वाले होते हैं उनका स्टैंडर्ड्स, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होगा, और वहां पर वोटर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा चली जाती है, और लोअर इनकम ग्रुप पे वोटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है। इसलिए फ्रेंड्स ये वेरिएशंस देखने को मिलता है। सेकंड रीजन इसका जो वेरिएशन का वही है बच्चे, कुछ सिटीज में अभी भी फुल फ्लशिंग सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर फुल फ्लशिंग सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट भी कम आएगी। जहां पर सीवर्स लगे हुए हैं, जहां पर पानी के थ्रू जो है वेस्ट जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहां पर जो है फुल फ्लशिंग सिस्टम की अवेलेबिलिटी है, तो बच्चे वहां पर पानी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 135 से 225 ये जो बच्चे हैं, ये जो वैल्यूज है फॉर एलआईजी, ये है एलआईजी के लिए, और बच्चे ये जो वैल्यू होगी ये होगी फॉर एचआईजी, लोअर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप। और एचआईजी का मतलब है हायर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप। आप ये लिख सकते हैं बच्चे साथ साथ, अगर आप लिखना चाहें ये साथ साथ लिख सकते हैं, हायर इनकम ग्रुप। ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप। अब सर क्वेश्चन अगर आया तो हम कौन सा आंसर दें? 135 दे, 225 दे? तो आपको एवरेज वैल्यू कंसीडर करनी है, तो 200 जनरली जो हम कंसीडर करके चलेंगे, 200 एलपीसीडी वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये हम वैल्यूज कंसीडर करके चलते हैं, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। अब यहां पर भी मैं लिख देता हूं एक पॉइंट, और ये जो वैल्यू मैंने बताई, दिस इज द फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम। नीचे लिख देता हूं बच्चे, इसी में नीचे लिख देता हूं मैं, इसी के आंसर नीचे लिख देता हूं, फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम, फॉर सिटीज हैविंग फुल फ्लशिंग सिस्टम अवेलेबिलिटी, फॉर सिटीज, फॉर सिटीज हैविंग फुल फ्लशिंग सिस्टम अवेलेबिलिटी, फुल फ्लशिंग सिस्टम अवेलेबिलिटी, उन शहरों में जहां पर फुल फ्लशिंग सिस्टम की अवेलेबिलिटी है, फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम अवेलेबिलिटी, तो वहां पर जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होगी आप कंसीडर कर सकते हैं 200 एलपीसीडी। और जहां पर फॉर सिटीज नॉट हैविंग फुल फ्लशिंग सिस्टम अवेलेबिलिटी, तो वहां पर आप कंसीडर करेंगे 135 एलपीसीडी, वहां पर आप कंसीडर करेंगे 135 एलपीसीडी। ठीक है, तो वहां पर ध्यान दें। आप क्वेश्चन में अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, तो ये हमेशा मेंशन करके देगा, ऑलवेज मेंशन। ये जो फुल फ्लशिंग सिस्टम हमने लिखा है ये ऑलवेज मेंशन, ये मेंशन करके देगा। अगर इसने मेंशन करके नहीं दिया और ऑप्शन में अगर 135 है तो आप 135 ही लिखेंगे, अगर मेंशन करके नहीं दिया। अगर वो मेंशन करके देगा कि फुल फ्लशिंग सिस्टम है तो आपका आंसर 200 लीटर पर कैपिटा पर डे रहेगा डोमेस्टिक वाटर डिमांड। अगर वो मेंशन करके नहीं देगा तो आंसर हमारा 135 आएगा एलपीसीडी। ठीक है, तो एलआईजी के लिए और एचआईजी के लिए ये मैंने आपको वैल्यूज बता दी, लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप 135 से 225, और तो जनरली हम 200 लीटर पर कैपिटा पर डे लेकर चलेंगे, एक एवरेज वैल्यू लेकर चलेंगे। ठीक है, फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए। अब इसी को अगर हम फर्दर बाइफरकेट करें कि यहां पर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए कितना पानी यूटिलाइज होता है, बाकी पानी कितना यूटिलाइज होता है, तो वो आप देखना चाहता हूं वो भी लिख सकते हैं। तो एक दो पॉइंट्स जो है क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कई बार, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो लिखो, ले लीजिए। ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए जो वैल्यूज होती हैं वो है आपके पास 5 एलपीसीडी में है, सारी वैल्यूज, सारी वैल्यूज एलपीसीडी में लिखी जाएंगी। ड्रिंकिंग पर्पज के लिए बच्चे 5 लीटर पर कैपिटा पर डे। कुकिंग के लिए, कुकिंग के लिए जो रहेगा पर पर्सन के लिए 5, सारी वैल्यूज पर पर्सन के लिए है। बाथिंग के लिए 55, सबसे ज्यादा होता है बाथिंग के लिए। वॉशिंग ऑफ क्लोथ, कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग ऑफ क्लोथ, कपड़े धोने के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 20। वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, तो उसके लिए जो होगी 10। वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउस,
वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउस, घर की साफ सफाई करने के लिए उसके लिए जो वैल्यू चाहिए वो है 10। एंड एट लास्ट फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट्स, तो फुल फ्लशिंग सिस्टम जो है उसके लिए बताया जा रहा है। तो फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट्स, फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट्स, वहां पर बच्चे जो पानी की रिक्वायरमेंट आती है वो है 30। और इन सारी वैल्यूज को अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 200 एलपीसीडी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ बाथिंग के लिए कितना पानी चाहिए, फुल फ्लशिंग सिस्टम की अवेलेबिलिटी जहां पर है उसके लिए तो इतना आपको आंसर देना है। तो ये मैंने आपको पहली डिमांड बताई। फर्स्ट डिमांड जो मैंने आपको बताई, दिस इज द डोमेस्टिक वाटर डिमांड। तो अगर क्वेश्चन आया कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड का मतलब क्या, पहले तो ये बता देंगे, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डोमेस्टिक नीड्स, एज पर द कोड, कोड का नाम बता दिया, कोड के हिसाब से जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो इस रेंज में है। आप एक वैल्यू बता सकते हैं, फिर मेंशन करके देगा कि फुल फ्लशिंग सिस्टम है या नहीं है, तो आप वहां से बता सकते हैं। फिर इसका बाइफर्केशन करके दे दिया मैंने आपको कि ड्रिंकिंग के लिए कितना पानी चाहिए, उसके लिए कितना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं सेकंड डिमांड। सेकंड डिमांड है जो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। जो सेकंड डिमांड है फ्रेंड्स उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। पहली डोमेस्टिक वाटर डिमांड थी, सेकंड इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, IWD, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने डोमेस्टिक वाटर डिमांड बताया कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डोमेस्टिक नीड्स, सिमिलरली इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इंडस्ट्रियल नीड्स को सेटिस्फाई करवाने के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको बोला जाएगा इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई, टू सेटिस्फाई द इंडस्ट्रियल नीड्स, टू सेटिस्फाई द इंडस्ट्रियल नीड्स, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द इंडस्ट्रियल नीड्स, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अब अगेन जैसे मान लो कि आपने एक इंडस्ट्री का नाम, जैसे मान लो पेपर इंडस्ट्री है, आपने पेपर इंडस्ट्री में पूरे साल तक ऑब्जर्वेशन किया कि इस पेपर इंडस्ट्रीज को पूरे साल में कितना पानी चाहिए, आपने आंसर निकाल दिया वी, कि इस पेपर इंडस्ट्री को पूरे साल में इतने पानी की रिक्वायरमेंट है उसके प्रोडक्शन के लिए। अब प्रोडक्शन पर यूनिट टन में भी हो सकता है, वो उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो उसकी प्रोडक्शन में पर यूनिट टन कितना पानी इसको चाहिए पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, पूरे साल तक ऑब्जर्वेशन किया, तो वैल्यू बहुत बड़ी थी, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया छोटी में, डिवाइड कर दिया आपने 365 से, तो आपने बताया ऑन एन एवरेज इस पेपर इंडस्ट्रीज को एक दिन में ऑन एन एवरेज इतना पानी चाहिए, V/365। फिर आपने इसी वैल्यू को पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बता दिया कि अगर मैं इस वैल्यू को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, प्रेजेंट पॉपुलेशन से, अगर मैं प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो आपने इंडस्ट्रियल डिमांड को पॉपुलेशन से रिलेट करके बता दिया कि ऑन एन एवरेज एक दिन में, ऑन एन एवरेज एक दिन की जो डिमांड आएगी इंडस्ट्री की वो इतने एलपीसीडी आएगी। तो वो तो है लीटर पर कैपिटा पर डे, तो पर पर्सन के रिस्पेक्ट में तो बता रहे हो, बट वो डिमांड इंडस्ट्री की बता रहे हो। ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इसकी जो रेंज निकल कर आती है, तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड्स द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द इंडस्ट्रियल नीड्स, एंड सेकंड पॉइंट लिख देंगे द रेंज, द रेंज लाइज बिटवीन, द रेंज लाइज बिटवीन किस किस के बीच में, 50 से 450, 50 to 450 एलपीसीडी, 50 से 450, यानी मोर वेरिएशन, लार्ज वेरिएशन इज देयर। ऊपर अगर देखें डोमेस्टिक वाटर डिमांड में तो उसमें से 135 से 225 था, वेरिएशन था लेकिन कम था, यहां तो 50 से 450 हो गया है। सबसे ज्यादा वेरिएशन इस डिमांड में निकल कर आता है। अगर किसी सिटी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ करता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करता जा रहा है, तो उस सिटीज में पानी की जो डिमांड होगी वो भी बढ़ती जाएगी। अगर किसी सिटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन डिके होता गया, कम होता गया, तो पानी की जो डिमांड होगी एकदम से कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो वेरिएशन लेकर आता है वो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट क्रिएट करता है वाटर डिमांड पर, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड क्रिएट करता है। तो एक पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे, तो दिस industrial water demand, it creates maximum impact, it creates maximum impact, it creates
मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन वोटर डिमांड, ऑन वोटर डिमांड। वोटर डिमांड पर सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट क्रिएट करता है फ्रेंड्स, वो आपका यही होता है, इंडस्ट्रियल वोटर डिमांड सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है ये वोटर डिमांड पर। इट क्रिएट्स मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन द वोटर डिमांड, ठीक है ना। अच्छा, वेरिएशन क्योंकि यहां पर ज्यादा है। अच्छा, ये भी बता देता हूं, सबसे ज्यादा पानी किस इंडस्ट्री को चाहिए, सबसे कम पानी किस इंडस्ट्री को चाहिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सो हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर, हाईएस्ट क्वांटिटी या मैक्सिमम भी लिख सकते हो, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वाटर रिक्वायर्ड, तो एरो डाल के लिख दिया। पर यूनिट प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, पर यूनिट प्रोडक्शन, तो लिख लो पर यूनिट प्रोडक्शन। पर यूनिट प्रोडक्शन की टर्म में बता रहे हैं, पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन, वो है आपका पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पानी चाहिए। एंड लोएस्ट, लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, यहां पर हम लिखेंगे जैसे शुगर इंडस्ट्रीज होगी आपकी, रिफाइनरीज होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, शुगर इंडस्ट्रीज होगी बच्चे, रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज होगी, एटसेट्रा। तो लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज को चाहिए होगा। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड 50 से 450, वेरिएशन सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट ये वाटर डिमांड पर डालता है इंडस्ट्रियल। ये वैल्यू सर आपने कैसे बताई, कोड से, हमने कोड ने बताई अपने को वैल्यू, आप कोड वाली वैल्यू लिख रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड भी समझ आता है। अब तीसरी जो डिमांड आती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। उसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। तो तीसरी डिमांड हम लिख रहे हैं बच्चे, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल भी अगर आप लिखना चाहो साथ में वो भी लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल मिला दिया, दोनों को एक साथ ही लिख दिया। तो खाली इंस्टीट्यूशनल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल्स, कॉमा स्कूल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, होटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉलेजेस, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑफिस, फैक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल, स्कूल, होटल्स, रेलवे स्टेशन, एटसेट्रा, इन सभी जगह पे जो पानी की रिक्वायरमेंट है इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। अब यहां पर कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, अगेन हमने ऑब्जर्वेशन किया, वी वैल्यू 365 से डिवाइड किया, एक एवरेज वैल्यू, और उसको फिर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर जो रेंज आती है तो लिख लो सेकंड पेंडिसी के अंदर, द रेंज लाइज, द रेंज लाइज इन बिटवीन, द रेंज लाइज बिटवीन 20 to 50, 20 से 50 एलपीसीडी, 20 to 50 एलपीसीडी, 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। सेम हमने यहां पर भी पॉपुलेशन की टर्म में बता दिया, 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। अब इसके लिए भी अलग अलग वैल्यूज है कुछ, तो ये वैल्यूज भी आप लोग लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई स्कूल या कॉलेजेस में कितने कितनी डिमांड चाहिए होगी, कितना पानी की रिक्वायरमेंट होगी, स्कूल हो या कॉलेजेस हो, तो यहां पर जो वैल्यूज आती हैं 45 से 135 एलपीसीडी। रेस्टोरेंट्स में, अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 70, रेस्टोरेंट 70 एलपीसीडी, सारी वैल्यूज एलपीसीडी में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं इसमें होटल्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स भी पर सीट है बच्चे, ये पर सीट लिखा गया है, ये जो वैल्यूज बता रहा हूं पर सीट, 70 एलपीसीडी पर सीट के लिए रेस्टोरेंट्स में,
ठीक है। होटल्स में अगर आप देखोगे पर बेड के लिए 180 होता है, होटल्स में पर बेड, पर बेड 180 एलपीसीडी, होटल्स के लिए वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, हॉस्पिटल्स के लिए देख लेते हैं। हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं, हॉस्पिटल्स इसमें सब आ जाते हैं, जैसे इसमें लॉन्ड्री वगैरह भी इसमें इंक्लूड होगा आपका। तो हॉस्पिटल्स पर बेड की यहां पर बात हो रही है, हॉस्पिटल्स में पर बेड, और लॉन्ड्रीज वगैरह इसमें इंक्लूडेड है बच्चे, हॉस्पिटल्स पर बेड। अब यहां पर दो केस आते हैं, यहां पर दो केस बनते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 है कि जब नंबर ऑफ बेड लेस देन 100, आप उन हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ बेड 100 से कम है। सो नंबर ऑफ बेड लेस देन 100, अगर नंबर ऑफ बेड 100 से कम है तो उसके लिए जो डिमांड आएगी वो आएगी 340 एलपीसीडी। अगर नंबर ऑफ बेड 100 से ज्यादा हुए तो वहां पर जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 450, 450 एलपीसीडी। नंबर ऑफ बेड अगर 100 से ज्यादा होते हैं बच्चे तो वहां पर वैल्यूज आती है 450, 450। अब ये जो है क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपके एग्जाम में तो नहीं आया था बट पूछा गया है क्वेश्चन, तो अलग अलग एग्जाम में काफी बार मैंने देखने को मिला है क्वेश्चन ये। तो नंबर ऑफ बेड अगर 100 से कम होंगे 340, नंबर ऑफ बेड 100 से ज्यादा होंगे तो 450। तो ये हमारी इंस्टीट्यूशनल वोटर डिमांड है, दिस द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, सिनेमा वगैरह में भी लिख लो 15 एलपीसीडी चाहिए होती है, सिनेमा वगैरह के अंदर 15 एलपीसीडी, सिनेमा वगैरह में 15 एलपीसीडी। तो ये हमारी थर्ड टाइप की डिमांड थी जिसको हमने बोला है इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वोटर डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं फोर्थ डिमांड। फोर्थ डिमांड है बच्चे कौन सी, वोटर फॉर पब्लिक यूज। और पानी कहां लगेगा, पब्लिक यूज के लिए, तो क्या लिखेंगे, वोटर फॉर पब्लिक यूज, वोटर फॉर पब्लिक यूज, वोटर फॉर पब्लिक यूज क्या बोलेंगे, वोटर फॉर पब्लिक यूज बोलेंगे। ठीक है ना। तो वोटर फॉर पब्लिक यूज में लिख लो, इट इंक्लूड्स वोटर रिक्वायरमेंट, इट इंक्लूड्स वोटर रिक्वायरमेंट, it includes water requirement for parks, gardening, parks, gardening, washing of roads, etc. It includes water requirement for parks, gardening, washing of roads, etc. ठीक है, washing of roads, etc. ठीक है, यहां पर सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे, वाटर फॉर पब्लिक यूज कितना कंसीडर करके चलते हैं, तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% ऑफ टोटल कंजप्शन। जो भी टोटल कंजप्शन होगी, जो भी टोटल डिमांड होगी, 5% से ज्यादा नहीं लेकर चलेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं, दिस डिमांड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% ऑफ टोटल डिमांड, दिस डिमांड ऐसे शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो ये वाला सिंबल डाल दिया मैंने, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% ऑफ टोटल डिमांड, टोटल डिमांड। तो जो टोटल डिमांड आएगी जब सबको ऐड करेंगे तो उसका 5% से ज्यादा नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, और एक वैल्यू अगर लिखनी हो तो वहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, वहीं पे अगर या नीचे लिख लो, नीचे लिख लो कोई बात नहीं, इधर लिख लो। जो वैल्यूज कंसीडर करते हैं वो कितनी लेंगे, 10 एलपीसीडी, 10 एलपीसीडी इज टेकन, इज यूजली कंसिडर्ड, इज जनरली कंसिडर्ड 10 एलपीसीडी एक जनरली हम ये वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं, 10 एलपीसीडी को हम जनरली कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारी फोर्थ टाइप की डिमांड आ गई। और बताओ बच्चे, और कहाँ हमारे सिटी को पानी की डिमांड हो सकती है, और कहाँ हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर भी पानी की जो है एक तरीके से सिटी को रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इतना ही है, डिमांड में इतना ही है। लॉसेस बच्चे, संजय बिल्कुल सही बताया, लेकिन लॉस डिमांड नहीं है हमारी सिटी की। मैं डिमांड पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, लॉसेस को कंसीडर करेंगे, नो डाउट, मैं बताऊंगा लॉसेस को कंसीडर करेंगे बच्चे, लेकिन लॉसेस हमारी सिटी की डिमांड नहीं होती है। होता क्या है कि पाइप तो एक ही है, एक पाइप नहीं है ना, पाइप तो नंबर ऑफ पाइप है, तो नंबर ऑफ पाइप को जोड़ने के लिए बीच में जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, और जब बीच में आप जॉइंट्स लगाओगे
तो कोई भी जॉइंट जो होता है बच्चे वो 100% लीकेज प्रूफ नहीं होता है। और जब जॉइंट लीकेज प्रूफ नहीं होते हैं तो यहां से जो पानी वो लीक करना शुरू करेगा। और जितना पानी आपने शहर में सप्लाई किया, कुछ पानी लीकेज हो गया है तो मतलब उतना पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कुछ पानी का जो लॉस आया है वो कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अगर वो कंसीडर करके चलोगे तो आप, इसलिए डिमांड को भी, डिमांड में आप इन लॉसेस को कंसीडर करके चल रहे हो। सेकंड, थेफ्ट, चोरी, कि आपने यहां से कुछ पानी को बाहर निकाल दिया, आपने किसी, जैसे मान लो खेती बाड़ी करने के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो वो कंसीडर अगर नहीं हो रहा है तो अगेन वो भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको। तो लॉसेस एंड थेफ्ट, कुछ पानी का लॉस हो रहा है और कुछ पानी का थेफ्ट हो रहा है, चोरी हो रही है, तो वो हम वोटेड, वो हमारे शहर की डिमांड नहीं है, बट उसको कंसीडर करके चलेंगे। अगर हमने उतना वो कंसीडर नहीं किया तो शहर में उतना पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा जितना पानी अपने को सप्लाई करना है। तो ये हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है लॉसेस एंड थेफ्ट्स की हम बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट लिख लो, लॉसेस एंड थेफ्ट, लॉसेस एंड थेफ्ट। तो फिफ्थ पॉइंट रहेगा बच्चे हमारा लॉसेस एंड थेफ्ट। ठीक है, तो लॉसेस एंड थेफ्ट कितना लेके चलते हैं? लॉसेस एंड थेफ्ट हम लेके चलते हैं, पहले लिख लो, इसके अंदर एक लाइन लिखवा देता हूं। इट इंक्लूड्स वाटर लॉस्ट, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स वाटर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज, ड्यू टू लीकेज, इट इंक्लूड्स वाटर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज एंड कोमा, या एंड लिखो, एंड स्टोलन वाटर, एंड ड्यू टू अनऑथराइज्ड, एंड स्टोलन वाटर ले लो, एंड स्टोलन वाटर ड्यू टू अनऑथराइज्ड कनेक्शन, स्टोलन वाटर ड्यू टू अनऑथराइज्ड कनेक्शन, अनऑथराइज्ड कनेक्शन, अनऑथराइज्ड कनेक्शन, स्टोलन वाटर ड्यू टू अनऑथराइज्ड कनेक्शन। तो ये वैल्यू हम लेके चलते हैं, 10 से 15% की हम वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं इसकी वैल्यूज को, 10 से 15% ऑफ टोटल डिमांड। तो इट इज टेकन एज 10 to 15% ऑफ टोटल डिमांड, ऑफ टोटल डिमांड। टोटल डिमांड का 10 से 15% एक वैल्यू अगर आपको कंसीडर करनी होगी तो आप 55 एलपीसीडी इसको जनरली कंसीडर करके चलोगे। 50, 10 से 15% है, तो अगर हम वैल्यूज अगर कंसीडर करेंगे तो आप 55 के अप्रोक्सीमेटली 55 एलपीसीडी या 50 एलपीसीडी लिख लो, 50 एलपीसीडी। बट परसेंटेज इंपॉर्टेंट, तो वैल्यूज तो वैसे लिखा दी, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, 10 से 15% ऑफ टोटल डिमांड, अप्रोक्सीमेटली 50 एलपीसीडी के आसपास इसकी वैल्यूज निकल कर आएगी। और जो है अब एक डिमांड और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम कंसीडर करते हैं इसके अंदर, द वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड, फायर डिमांड। ये भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने बताया लॉसेस एंड थेफ्ट हमारे शहर की डिमांड नहीं है, बट हम सप्लाई करेंगे इतना पानी, कंसीडर करके चलेंगे। दूसरा जो आता है बच्चे वो आता है फायर डिमांड। अगर शहर में आग लग गई है, आग लग गई है तो आग को बुझाना है, और आग को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए क्या होते हैं, फायर हाइड्रेंट्स लगे होते हैं। जैसे ही आपका बच्चा ग्राउंड सरफेस है और ये हमारी वाटर मेन है, ये हमारी वाटर मेन, शहर में पानी सप्लाई किया जा रहा है इस वाटर मेन से। यहां पर आपने रेड कलर के देखे होंगे फायर हाइड्रेंट्स होते हैं बच्चे, रेड कलर के फायर हाइड्रेंट्स लगे होते हैं। तो ये जो फायर हाइड्रेंट्स यहाँ पे लगे हैं, एक नोजल यहां होती है, एक नोजल यहां होती है, एक नोजल यहां होगी परपेंडिकुलर, 3 नोजल लगी होती हैं। इन फायर हाइड्रेंट, ये जो फायर हाइड्रेंट्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं वाटर मेन्स के साथ, पानी की पाइप्स के साथ। तो यहां पर हम करते क्या है, इन तीनों नोजल से, ये जैसे नोजल में पानी आएगा कहां से, क्योंकि यहां पर वाटर मेन्स के कनेक्टेड है, तो ये पानी फ्लो करेगा, पानी के पास प्रेशर है, प्रेशर की वजह से पानी ऊपर राइज करेगा और इन नोजल्स में पानी आ रहा है। फिर यहां से हम जब कनेक्ट कराते हैं, यहां से जब हम कनेक्ट कराएंगे तो जिस प्रॉपर्टी पे आग लगी हुई है वहां पर पानी का स्प्रे करेंगे, और उसके एडजेसेंट 2 प्रॉपर्टीज पर पानी का स्प्रे किया जाता है। जहां पर जिस प्रॉपर्टी पे आग लगी है वहां पानी का स्प्रे होगा, और उसके एडजेसेंट 2 प्रॉपर्टीज पर पानी का स्प्रे किया जाता है। 3 नोजल्स यहां लगी होती है। तो आग बुझाने के लिए पानी तो स्प्रे किया जा रहा है, बट पानी कहां से आया, ये पानी वाटर मेन से आया, और यहां पे इस पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा था शहर में पानी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अब शहर में आग भी लग गई है,
तो इस पानी का कुछ पोर्शन यूज किया जा रहा है आग को बुझाने के लिए, इसलिए बच्चे फायर डिमांड को भी कंसीडर किया जाएगा। इसलिए फायर डिमांड को भी कंसीडर किया जाएगा कि फायर डिमांड भी आपको कंसीडर करके चलनी है। ठीक है। अब सर फायर डिमांड कितनी होगी वैल्यू, इसके लिए बच्चे मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि लंबा टॉपिक अभी टाइम नहीं है इतना, हमारे पास टाइम हो चुका है। तो फायर डिमांड काफी सारे मेथड्स हैं इसके, कुचलिंग फॉर्मूला है, बोस्टन फॉर्मूला है, फ्रीमैन मेथड है, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर एंड मेथड है। फिर हम उसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए फायर डिमांड से रिलेटेड, तो अब डिस्कस करेंगे, ये हम कल करेंगे। यहां तक फ्रेंड्स जितना हमने डिस्कस किया कि सबको समझ आ गया, पहले तो ये बताओ, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं आप मुझे बता दीजिएगा, जितने भी हमने टॉपिक को समझा है, क्या सारी चीजें कवर हो, सारी चीजें आपको समझ आ चुकी हैं? फायर डिमांड को मैं कल कवर अप करूंगा, फायर डिमांड को मैं कल कवर करूंगा इसको, ठीक है, कल बताऊंगा, आज टाइम नहीं है इतना, हमारे पास क्लास का टाइम हो चुका है। पहले ये बता दो, जितना मैंने आपको बताया बच्चे ये सब पढ़कर आना, ठीक है, आप कल को जब क्लास में आओगे ना, तो ये सब पढ़कर आना। जब पढ़कर आओगे डेली, तो मैं आपसे अगर आपसे पूछता हूँ आगे, अगर आप बताते हो तो बहुत सही बात है, आपके माइंड में चीजें रहेंगी, फिर ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर आपसे सेम, कल सेम ही टाइम पे मिलेंगे, 3 बजे की क्लास होगी कल, सेम टाइम पे। आज पावर कट की वजह से थोड़ा सा टाइम डिले हुआ था, इसलिए मैंने मैसेज भी डाला था। बाकी कल मिलते हैं फिर आपसे।